आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, अंतः प्रेरणा, रणनीति, प्रासंगिक जानकारी, ताकत और कमजोरी का ज्ञान और सुधार आपको सिविल सेवा परीक्षा में सफलता दिलवाता है। पढ़ने की आदत डालना, इंटरनेट का सही इस्तेमाल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, अपने अध्यापक खुद बने, प्रतिबद्धता और समर्पण आपको अवश्य सिविल सेवा परीक्षा में सफलता दिलवाएगा। सिविल सेवा परीक्षा एक खुला मैदान है जहां हर किसी को अपनी दावेदारी पेश करने का अधिकार है। हमारे देश के कई युवा आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन सफलता बहुत ही कम लोगों को मिलती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे बिना तैयारी या अधूरी तैयारी के साथ इस परीक्षा में बैठ जाते हैं। भीड़ कम करने के लिए यूपीएससी ने हर कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को फिक्स कर रखा है। अतः जो लोग बिना तैयारी के परीक्षा देते हैं वे अपने एक के बाद एक प्रयास को व्यर्थ करते हैं, जबकि कुछ कैंडिडेट पहले प्रयास की सीरियसनेस को समझते हुए परीक्षा में बैठते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आईएएस बनना इतना मुश्किल क्यों है, तो आपका जवाब क्या होगा? इसके विशाल पाठ्यक्रम, सफलता की बहुत ही कम संभावना या फिर इसके पैटर्न? यह सभी जवाब कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब है लाइफस्टाइल। हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा पूरी दुनिया की कठिन परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके आईएएस आईपीएस बनना लाखों छात्रों का सपना होता है और ऐसे छात्र हमेशा इस बात को लेकर एक्टिव होते हैं कि उन्हें कहीं से भी वैसा कंटेंट मिल जाए जिससे वे इस परीक्षा को पास करके अपने सपने को पूरा कर सके। दोस्तों, यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में प्रीवियस ईयर से प्रश्न कम ही रिपीट होते हैं और अगर रिपीट हुए भी हो तो उन प्रश्नों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको 15-20 वर्षों के सभी प्रश्नों को एक एक कर पढ़ना होगा और ढूंढना होगा कि कौन से प्रश्न पिछले वर्षों में रिपीट हुए हैं। दोस्तों, आपकी तैयारी में इस काम को हम आसान कर देंगे। हमारी विद्या लाइव की टीम ने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का गहन अध्ययन करके आपके लिए बेस्ट कंटेंट ढूंढ निकाला है। जी हाँ, हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे यूपीएससी की परीक्षा में पिछले वर्षों के प्रश्नों को दोबारा पूछा गया है। इसके आधार पर आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। हमारी टीम ने पिछले 20 वर्षों के प्रश्नों का आकलन करके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार की है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा में भी प्रश्न रिपीट होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए यूपीएससी की परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के संबंधित सभी जानकारियां साझा करने आए हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूपीएससी की परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कहीं और जाने या भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। तो आइए यूपीएससी की परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से संबंधित संपूर्ण जानकारियों का सफर शुरू करते हैं। उससे पहले आप अपने ज्ञानवर्धक भारत का नंबर 1 एजुकेशन चैनल विद्या लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर लाइक शेयर जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी के कारण आपको विद्या लाइव के हर वीडियो का अपडेट मिलता है। मैं हूं आपका दोस्त कुमार विजेंद्र। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी विद्या लाइव आपको जो 2 प्रश्न दिखा रहा है, यह प्रश्न 2013 में और वर्ष 2021 में भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? Which one of the following is likely to be the most inflationary in its effects? और ऑप्शन है सार्वजनिक ऋण की चुकौती, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, दूसरा बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, तीसरा ऑप्शन है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, और चौथा ऑप्शन है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, क्रिएशन ऑफ अ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट।
और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? Which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? पहला ऑप्शन, लोक ऋण की चुकौती, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। दूसरा ऑप्शन, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋणदान, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। तीसरा ऑप्शन है, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से ऋणदान, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। और चौथा ऑप्शन है, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन, क्रिएशन ऑफ अ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। तो ये था 2013-2021 के दो प्रश्न एक है पर पूछने का तरीका अलग है। अब हम देखते हैं 2021 में जो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन, लोक ऋण की चुकौती, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। दूसरा ऑप्शन, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋणदान, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। तीसरा ऑप्शन है, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से ऋणदान, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। और चौथा ऑप्शन है, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन, क्रिएशन ऑफ अ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। इन दोनों प्रश्नों को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि यूपीएससी जैसी परीक्षा में भी प्रश्न रिपीट होते हैं। आइए ऐसे ही कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अगला दो प्रश्न वर्ष 2019 और दोबारा वर्ष 2021 में पूछा गया। पहला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? The money multiplier in an economy increases with which one of the following? ऑप्शन एक है, आरक्षी नकदी अनुपात में वृद्धि, increases in the cash reserve ratio। ऑप्शन 2 है, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, increases in the banking habit of the population। ऑप्शन 3 है, सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि, increases in the statutory liquidity ratio। ऑप्शन 4 है, देश की जनसंख्या में वृद्धि, increases in the population of the country। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? ऑप्शन 1, बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि, increases in the cash reserve ratio in the banks। ऑप्शन 2 है, बैंकों के सर्वाधिक चल निधि अनुपात में वृद्धि, increase in the statutory liquidity ratio in the banks। ऑप्शन 3 है, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। और ऑप्शन 4 है, देश की जनसंख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। दोस्तों, अगला सवाल वर्ष 2013 और दोबारा वर्ष 2014 में भी पूछा गया। सबसे पहले प्रश्न 1 पर आते हैं। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? The balance of the payment of a country is a systematic record of। ऑप्शन 1 है, किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। All import and export transaction of a country during a given time। ऑप्शन 2, किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं, goods exported from a country during a year। ऑप्शन 3 है, एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर। और ऑप्शन 4 है, एक देश से दूसरे देश को पूंजी का संचलन, कैपिटल मूवमेंट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे या किनसे चालू खाता बनता है? With reference to the balance of payments, which of the following constitutes the current account? ऑप्शन 1 है, व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऑप्शन 2 है, विदेशी परिसंपत्तियां, फॉरेन एसेट्स। ऑप्शन 3 है, अदृश्यों का संतुलन, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। और ऑप्शन 4 है, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3,
ऑप्शन डी 1, 2 और 4। दोस्तों, अगला सवाल 2021 में पूछा गया था तथा इसी प्रश्न को 2010 में थोड़ा घुमा कर पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं 2021 का प्रश्न। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? Which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? ऑप्शन 1, कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। Cut in tax rates accompanied by increase in interest rate. ऑप्शन 2, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। Increase in expenditure in public projects. ऑप्शन 3 है कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना। Increase in tax rates accompanied by reduction of interest rate. और ऑप्शन 4 है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। Reduction of expenditure on public projects. और 2010 का प्रश्न, सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। Consider the following actions by the government. पहला, कर दरों में कटौती, cutting the tax rates. दूसरा, सरकारी व्यय को बढ़ाना, increasing the government spending. तीसरा, उपदानों को समाप्त करना, abolishing the subsidies in the context of economic recession. और ऑप्शन 4 है आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपर्युक्त कार्यों में से कौन सा राजकोषीय उद्दीपन पैकेज का भाग माना जा सकता है? Which one of the above actions can be considered a part of the fiscal stimulus package? इसमें ऑप्शन है A 1 और 2, B 2, C 1 और 3, D 1, 2 और 3। अब देखते हैं वह प्रश्न जो वर्ष 2015 और वर्ष 2017 में पूछा गया है। वर्ष 2015 का प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द पहला, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। दूसरा, संसद संविधान के संशोधन कर सकती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। और चौथा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। वर्ष 2017 में पूछा गया प्रश्न है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट पहला, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। दूसरा, यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। तीसरा, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और चौथा है, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। अब देखते हैं वर्ष 2021 में पूछा गया एक और प्रश्न, और इसी प्रश्न को वर्ष 2020 में भी दोबारा पूछा गया था। वर्ष 2021 का प्रश्न, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स ऑप्शन ए, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। A representative government of a nation with federal structure. ऑप्शन बी, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हों। A government whose head enjoys nominal powers. ऑप्शन सी, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों। A government whose head enjoys real power. और ऑप्शन डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। A government limited by the terms of the constitution. और इसी प्रश्न को 2020 में भी दोबारा पूछा गया था। प्रश्न, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ। Writing constitutional government by definition is a ऑप्शन 1, विधानमंडल द्वारा सरकार, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर। दूसरा ऑप्शन, लोकप्रिय सरकार, पॉपुलर गवर्नमेंट। ऑप्शन 3, बहुदलीय सरकार, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट। और ऑप्शन 4, सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। नेक्स्ट प्रश्न भूगोल सेक्शन से है और यह वर्ष 2021 में ही पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन 1, नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। The amount of waters in the rivers and lakes is more than the amount of groundwater. Option 2, ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक। The amount of water in polar ice caps and glaciers is more than the amount of groundwater. उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। दोस्तों, सेम इसी प्रश्न को वर्ष 2013 में पूछा जा चुका है। प्रश्न, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग। ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन। ऑप्शन ए वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है। is found in atmosphere as moisture and clouds. Option B, अलवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है। is found in freshwater lakes and rivers. Option C, भूमिगत जल के रूप में है। exists as groundwater. Option D है मृदा आर्द्रता के रूप में है। exists as soil moisture. नेक्स्ट प्रश्न इतिहास में गौतम बुद्ध से संबंधित है और यह वर्ष 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? Which of the following kingdoms were associated with the life of the Buddha? ऑप्शन 1 है अवंती, ऑप्शन 2 गांधार, ऑप्शन 3 कौशल और ऑप्शन 4 मगध। नीचे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड given below. Option A 1, 2 और 3. Option B 2 और 4. Option C केवल 3 और 4 और ऑप्शन D 1, 3 और 4। सेम इसी प्रश्न को 2015 में पूछा गया था और प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? Which of the following kingdoms were associated with the life of the Buddha? Option 1 Avanti, Option 2 Gandhar, Option 3 कौशल और ऑप्शन 4 मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 3 और 4। दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो यूपीएससी की परीक्षा में दोबारा पूछे गए थे। इसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं में भी प्रश्न दोबारा से रिपीट होते हैं। इसलिए आप सब पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखते रहिए। इससे आपको यूपीएससी द्वारा प्रश्न पूछे जाने की प्रक्रिया और पैटर्न को समझने में आसानी होगी। यही नहीं, अगर भविष्य में यूपीएससी द्वारा फिर से कोई प्रश्न दोबारा से पूछा जाता है तो इससे आपको 1-2 प्रश्न सही करने का अवसर मिल जाएगा, जो आपको यूपीएससी परीक्षा पास करने में मदद करेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा है तो आप हमारे YouTube चैनल विद्या लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यही नहीं, आप विद्या लाइव के अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। अगर आप विद्या लाइव से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आप किसी कोर्स में एडमिशन संबंधित जानकारियां चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट info@vidyalive.com पर मेल कर या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9289866815 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।